हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट रिलीज हुए कोरियन ड्रामा रिबॉर्न रूकी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। पहले मैं आपको इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ। कांग योंग साउथ कोरिया में चोइसयोंग ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। कांग योंग स्पोर्ट्स कार का शौकीन है, लेकिन उसके पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमेशा लंगड़ा के चलता है। सांगजे उसका सेक्रेटरी है, जो कि उसका वफादार है। जेसियोंग और जेग्योंग उसके जुड़वा बच्चे हैं। चोसुन उसकी सेकंड वाइफ है। पेंग्योल उसकी सेकंड वाइफ की बेटी है। वानजुन इस ड्रामा का सबसे मेन कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर्स को जानने के बाद चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कांग योंग सुबह रोज की तरह अपनी सुपर कार चलाने जाता है। मैनेजर जांग आकर उसकी खूब चापलूसी करता है। कांग योंग उसे कार में आई खराबियां बताते हुए ठीक करने के लिए कहता है। आगे जाकर वो बड़बड़ाता है कि इनमें से कोई भी भरोसे लायक नहीं है। वो सांगजे से कंपनी के सारे प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम वानजुन को प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखते हैं। वानजुन एक मेहनती फुटबॉलर है। वो अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर चोइसयोंग फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने के लिए 500 मिलियन वॉन की डील साइन करता है। डील साइन करके वो 7वें आसमान पर होता है। उधर कंपनी के बाहर सारे प्रेसिडेंट्स कांग योंग का वेट कर रहे होते हैं। उसके आने के बाद सब मीटिंग हॉल में जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद पहले तो कांग योंग सबको उनकी बेकार परफॉर्मेंस के लिए सुनाता है। फिर वो कहता है कि मैंने रिटायरमेंट लेने का सोच लिया है। वो कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब नया चेयरमैन चुनने में मेरी हेल्प करो। सब उससे सहमत हो जाते हैं। वो उन सबको हड़काते हुए कहता है कि पुराने जमाने में जब राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो उसके दरबारी उसे राजगद्दी छोड़ने से रोकते थे, और यहाँ तुम लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे हो। ये सुनते ही सब उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे और बेटी से कहता है कि तुम दोनों में से जो एक महीने में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वही चेयरमैन बनेगा। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सारे प्रेसिडेंट्स उसकी बुराई करने लगते हैं। बाहर उसके बेटा और बेटी दोनों ही अपने को बेहतर बताने में लगे होते हैं। कांग योंग कहता है कि तुम दोनों के पास 1 महीने का टाइम है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाई बहन अपने अपने ऑफिस में जाकर काम में लग जाते हैं। दोनों हर पैतरा आजमाकर बस ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उधर ऑफिस में सांगजे पूछता है कि क्या आप सच में अपनी सीट छोड़ रहे हो। कांग योंग कहता है कि अब सब लोग 2 पार्टियों में बट जाएंगे और जितने भी फालतू के लोग होंगे उनका पता चल जाएगा। सांगजे कहता है कि आप इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी को साफ करना चाहते हो। कांग योंग कहता है कि तुम मुझे अच्छे से समझते हो, काश तुम मेरे बेटे होते। इसके बाद जब कांग योंग घर पहुंचता है तो डिनर टेबल पर भी उसके दोनों बच्चे अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं। जब चोसुन को पता चलता है कि कांग योंग रिटायरमेंट ले रहा है तो वो पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। कांग योंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी सांगजे कांग योंग को वहाँ लेने आता है, क्योंकि वो अपनी कार को चेक करना चाहता था। कांग योंग उसके साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद चोसुन अपनी बेटी बेंग्योल को कॉल करके कहती है कि तुम अपने भाई बहन के क्लोज होना शुरू कर दो ताकि तुम कोरिया वापस आ सको। बेंग्योल कहती है कि क्या अब मैं उनकी मर्जी से वहाँ आऊंगी। गुस्से में आकर वो कॉल काट देती है। दूसरी तरफ अपनी कार में बैठकर कांग योंग पेपर्स चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों ने कंपनी में बिलियन डॉलर्स का घोटाला किया है। वो सांगजे से कहता है कि ये घोटाला ढूंढने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। सांगजे कहता है कि मैं डबल चेक कर रहा था। इसके बाद कांग योंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मैनेजर जैंग किसी को कॉल करके बताता है। थोड़ी देर बाद जेसियोंग वहाँ आता है और कार के अंदर जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी जेग्योंग भी कार के अंदर आकर बैठ जाती है। वो दोनों ये चेक करने आए होते हैं कि उनके फादर इतनी रात को सांगजे के साथ यहाँ क्या करने आए थे। जेग्योंग कैमरा निकालकर चेक करने लगती है। उधर वापस लौटते टाइम कांग योंग कार चलाकर चेक करने का सोचकर वापस लौटने लगता है। अपने फादर के वापस आने की आहट सुनकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं और कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कांग योंग और सांगजे जब वापस आते हैं तो वहाँ से कार गायब होती है। रास्ते में जेसियोंग मैनेजर जांग को कॉल करके सब संभालने के लिए कहता है। जब कांग योंग उससे कार के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि कार के इंजन में अजीब सी आवाज आ रही थी, तो मैंने कार मैकेनिक के पास भेज दी। मैं आपकी सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
उसका जवाब सुनकर कांग योंग वापस लौट जाता है। उधर हॉस्पिटल में ह्वान जुन की दादी टीवी में दिखाकर सबको बताती है कि ये मेरा पोता है। तभी ह्वान जुन उसे वीडियो कॉल करता है, लेकिन उसकी दादी उसे पहचानने से मना कर देती है। असल में उसकी दादी को भूलने की बीमारी रहती है। उसे केवल ह्वान जुन की जर्सी का नंबर याद रहता है। ह्वान जुन उसे अपनी जर्सी दिखाता है, तब जाकर वो उसे पहचानती है। वो अपनी दादी से बात करते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ कार में दोनों भाई बहन वीडियो चेक कर रहे होते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि शायद उनके फादर को उनके घोटालों के बारे में सब पता चल गया है। आगे रेड लाइट होती है, लेकिन जे सियोंग का ध्यान वीडियो में रहता है। आगे से ह्वान जुन वीडियो कॉल पर बात करते हुए सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी जे सियोंग से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारा ह्वान जुन बुरी तरह से तड़प रहा होता है। उसके पैर में बुरी तरह से लगी होती है। फोन में उसकी आंटी उसे बुला रही होती है। जे सियोंग कार लेकर भाग जाता है और मैनेजर जांग से कार के टूटे पार्ट्स रिपेयर करने के लिए कहता है। वो कहता है कि फादर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जे क्योंग अपने आदमियों से एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटाने के लिए कहती है। हर जगह से सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। उधर ह्वान जुन का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांग योंग ड्राइविंग के लिए जाता है, लेकिन कार देखकर उसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अंदर बैठने पर उसे अपने कैमरे से वीडियो गायब मिलता है। जब वो मैनेजर जांग से इस बारे में पूछता है, तो मैनेजर जांग कहता है कि जे सियोंग ने कहा था कि उनसे एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने और जे क्योंग ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जे सियोंग अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुमने एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटा दिए। जे क्योंग कहती है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जे सियोंग कहता है कि फादर को जब सब हमें देना ही है तो वो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। जे क्योंग कहती है कि वो बहुत चालाक हैं। कहीं वो घोटाले के जरिए हमें कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हम में से चाहे कोई भी चेयरमैन बने, फिर भी हम फादर के कंट्रोल में ही रहेंगे। जे सियोंग कहता है कि हमारी लाइफ बहुत बेकार है। उधर ह्वान जुन को होश आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पैर का लिगामेंट्स फट गया है। अब तुम कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। तुम्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्वान जुन रोते हुए कहता है कि पिछले 15 सालों से मैंने बिना छुट्टी लिए प्रैक्टिस की है। मेरी दादी अपना नाम तक भूल गई, लेकिन उन्हें याद है कि उनका पोता फुटबॉल खेलता है। अब मैं क्या करूँगा, प्लीज मेरा पैर ठीक कर दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ कांग योंग अपने बच्चों के घोटालों को छुपाने का फैसला लेता है। वो उनकी फाइल अपने सीक्रेट रूम में छुपा देता है और खुद सारे घोटाले के रुपए भरने के लिए सांगजे को कहता है। सांगजे के पूछने पर वो कहता है कि अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स को ये सब करना पड़ता है। उधर ह्वान जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है, लेकिन वो निराश हो चुका होता है। उसे अपने एक्सीडेंट का बार बार याद आ रहा होता है, लेकिन वो कार का नंबर आधा ही याद कर पाता है। आधा नंबर लेकर वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देती है। तभी उसे उसकी दादी की केयर टेकर आंटी की कॉल आती है। वो उन्हें अपनी परेशानी बताता है। आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्सीडेंट का वीडियो भेजा तो है। उस दिन पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। ये सुनकर वो वीडियो चेक करता है। वहाँ उसे कार का पूरा नंबर मिल जाता है। ऑनलाइन चेक करने पर उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में वो इकलौती कार है जो कि कांग योंग के पास है। तभी उसे पता चलता है कि उसे टीम से निकाल दिया गया है। वो टीम के मैनेजर के पास जाता है और उनसे उसे रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मैनेजर भी मजबूर होता है और ह्वान जुन पर पेनल्टी भी लग जाती है। अब ह्वान जुन कांग योंग के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर एक पैकेज उसके लिए भिजवाता है। जब कांग योंग पैकेज खोलता है तो उसमें एक्सीडेंट की फोटो होती है। फोटो के पीछे मैसेज होता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे बुलाओ। फोटो देखकर कांग योंग सब समझ जाता है। वो उसे ऑफिस में बुलाता है। कांग योंग उससे कहता है कि तुम झूठ बोलकर मुझे फंसाने आए हो। ह्वान जुन उसे एक्सीडेंट का वीडियो दिखाता है। तब जाकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके बच्चों ने ही एक्सीडेंट किया है। ह्वान जुन कहता है कि तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे बर्बाद करके तुम बच जाओगे? सारे सबूत मिटाकर तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। कांग योंग कहता है कि बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। ह्वान जुन कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कांग योंग कहता है कि मेरे लिए सॉरी का मतलब पैसा है। वो उसे 5 बिलियन वॉन ऑफर करता है। ह्वान जुन कहता है कि क्या तुम्हारे पैसे से मेरी लाइफ फिक्स हो सकती है? कांग योंग उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे करियर से ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। ह्वान जुन कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो? कांग योंग कहता है कि अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा।
केस चलता रहेगा और तुम्हें इतना पैसा भी नहीं मिलेगा। वानजुन कहता है कि फुटबॉल खेलना मेरा पैशन और मेरी दादी का सपना था, क्या तुम उसकी कीमत लगा सकते हो? कांगयोंग उसे ब्लैंक चेक देकर कहता है कि तुम खुद अपनी कीमत लगा लो, मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रहा हूँ। वानजुन सोचने के लिए नीचे चला जाता है। रास्ते में उसे दोनों भाई बहन दिखते हैं। जब वो दोनों कांगयोंग के ऑफिस पहुँचते हैं तो वो उन्हें एक्सीडेंट की फोटो देता है। फोटो देखकर दोनों भाई बहन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। कांगयोंग कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी इस कंपनी को चलाने के लायक नहीं है, मैं सबके सामने ये बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। उधर वानजुन सोच में डूबा होता है। वो सोचता है कि इतने पैसे से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं दादी को अच्छी जगह रख पाऊंगा। तभी उसकी दादी की कॉल आती है। वो उसके फुटबॉल की बातें कर रही होती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चेयरमैन के जाने की अनाउंसमेंट होती है। वो जल्दी से चेक में अमाउंट भरता है। उधर दोनों भाई बहन अपने फादर को रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लिफ्ट बंद होने पर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। कांगयोंग नीचे जा रहा होता है और वानजुन ऊपर आ रहा होता है। तभी दोनों भाई बहन वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने फादर को रोकना चाहते हैं, लेकिन जे सियोंग का पैर आपस में उलझ जाता है और उससे कांगयोंग को धक्का लग जाता है। कांगयोंग सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसका सिर नीचे से आ रहे वानजुन के सिर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वानजुन को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन शीशे में अपना चेहरा देखकर वो चिल्लाने लगता है। वो बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो चिल्लाता है कि मैं इस लड़के में क्यों बदल गया। फिर वो बड़े ही फनी वे में चलते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर कांगयोंग बेहोश पड़ा होता है। उसका पूरा परिवार वहाँ होता है। सांगजे दोनों भाई बहन से पूछता है कि तुम दोनों चेयरमैन को रोक क्यों रहे थे, क्या कुछ हुआ था? लेकिन दोनों भाई बहन साफ मुकर जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ था। सांगजे को उन पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ वानजुन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सारे प्रेसिडेंट्स वहां होते हैं। सब कांगयोंग की बुराई कर रहे होते हैं। तभी न्यूज वायरल होती है कि कांगयोंग ने वानजुन का एक्सीडेंट किया है। वानजुन को कांगयोंग के साथ हुई बातें याद आने लगती है। प्रेसिडेंट्स दोनों भाई बहन से एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं। दोनों कहते हैं कि हमें भी नहीं पता था कि फादर ने एक्सीडेंट किया है, वो बेचारे विक्टिम को कैसे चुप करा सकते हैं। सब पूछते हैं कि क्या चेयरमैन ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही एक्सीडेंट किया है। दोनों भाई बहन हाँ कहते हैं। साइड से वानजुन चिल्लाते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। वो भागते हुए आगे बढ़ता है और सबसे बचता हुआ कांगयोंग के कमरे में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो चोसुन को हटने के लिए बोलते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसके सिर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और कांगयोंग की धड़कनें भी रुकने लगती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चोसुन के चिल्लाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर वानजुन को पकड़ लेते हैं। वो कांगयोंग को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसके ज्यादा पास गया तो क्या हम दोनों मर जाएंगे। सांगजे बाहर आकर वानजुन से निपटना चाहता है, लेकिन जेग्योंग उसे कहती है कि उस लड़के को मैं संभाल लूंगी। उधर वानजुन गार्ड से छूटकर भागने लगता है। तभी कोई उसे पकड़कर साइड में खींच लेता है। वानजुन देखता है कि उसके सामने बांग्योल खड़ी होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। असल में जब कांगयोंग और वानजुन आपस में टकराए थे तब से उनकी आत्माएं बदल गई थी। अब वानजुन की बॉडी में कांगयोंग की आत्मा है, तो आगे हम इसे कांगयोंग कहकर ही बुलाएंगे। वो उसका आईडी कार्ड देखकर कहता है कि तुम्हें चोइसियोंग में किसने जॉब पर रखा। बांग्योल उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, तुम हो कौन। कांगयोंग मन ही मन में सोचता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे फादर मर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है। कांगयोंग पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है। बांग्योल बड़बड़ाती है कि मुझे टेंशन है कि मैं उनसे अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। ये सुनकर वो चौंक जाता है। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर बांग्योल छुप जाती है। दोनों भाई बहन वहाँ आते हैं और कांगयोंग से एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। कांगयोंग उनसे बात करने के लिए मान जाता है। उधर सांगजे कांगयोंग के एक्सीडेंट से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले दोनों जुड़वा कांगयोंग से मिले थे और कांगयोंग काफी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकला था। साइड से बांग्योल भी छुपकर ये सब सुन लेती है। सांगजे और बांग्योल दोनों को शक होता है कि वानजुन के एक्सीडेंट में जुड़वा भी शामिल है। तभी चोसुन उसे वहाँ देख लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर कांगयोंग के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों जुड़वा तुम्हारी जान ले ले। तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम चोइसियोंग से दूर रहोगी, लेकिन तुम बिना बताए वापस आ गई। बांग्योल कहती है कि आप कब तक कांग्स की जी हजूरी करती रहोगी।
चोसुन कहती है कि तुम भी एक कांग हो। बांग्योल कहती है कि मैं बस पेपर्स में कांग हूँ। वो पूछती है कि पापा कैसे हैं। चोसुन कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद सब जगह में बात लीक हो जाती है कि शायद कांगयोंग गाड़ी नहीं चला रहा था और उसे फंसाया जा रहा है। ये सब बांग्योल करती है। दोनों जुड़वा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये खबर किसने लीक की। जेस्योंग कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि गाड़ी मैं चला रहा था तो क्या होगा, कहीं उस लड़के के पास और वीडियो तो नहीं है। जेक्योंग कहती है कि मैंने उसके फोन से सारा डेटा उड़ा दिया है। ऐसा कहकर वो ह्वानजुन का फोन पानी में फेंक देती है और कहती है कि उसे पापा पर शक है, तभी वो उन पर हमला करने गया था। दोनों जुड़वा कांगयोंग पर एक्सीडेंट का ब्लेम डालकर उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद वो कांगयोंग के पास जाकर उसका झूठा हमदर्द बनने का दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम अपने फादर की गलती के लिए तुम्हें हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। कांगयोंग उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बता दिया था कि तुम दोनों कार चला रहे थे और अब जब वो कोमा में हैं तो तुम दोनों उन पर सारा ब्लेम डालना चाहते हो। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसका ऑरा देखकर दोनों को उसमें अपने फादर की झलक दिखती है। जेस्योंग पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पापा ने ऐसा कहा। कांगयोंग कहता है कि फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कार चला रहे थे, इसलिए मैं तुम दोनों को कंपनी नहीं देना चाहता था। उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर दोनों उसे बंगले में बंद कर देते हैं और गार्ड से कहते हैं कि जब तक ये सेटलमेंट के लिए मान न जाए इसे बाहर मत आने देना। तभी दोनों को पता चलता है कि उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर गए हैं क्योंकि दोनों पर एक्सीडेंट का ब्लेम लग रहा है। लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रिपोर्टर्स भी उनसे तीखे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि चेयरमैन तुम दोनों के सारे स्कैंडल्स को छुपाते आए हैं। तुम दोनों की फेक डिग्री, तुम्हारे घोटाले, 50 बिलियन की विदेशों में प्रॉपर्टी, तुम्हारे बच्चों के जाली बर्थ सर्टिफिकेट, सब उन्होंने छुपाया है। तभी जेग्योंग कहती है कि हमने ये सब पापा के कहने पर किया था, हम ये सब करने पर मजबूर थे। उसके जवाब से तो एक बार के लिए जेस्योंग भी शॉक्ड रह जाता है। अंदर जाने पर वो कहता है कि होश में आने पर तुम फादर को इसके लिए क्या जवाब दोगी। जेक्योंग कहती है कि हम उन्हें होश में आने ही नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फादर को अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया? अब हमें बस ह्वानजुन को चुप करवाना है। उधर कांगयोंग बंगले में खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है क्योंकि ये बंगला उसी ने बनवाया था। वापस लौटते टाइम वो देखता है कि मैनेजर जांग टीवी पर बता रहा होता है कि कांगयोंग कार से एक्सीडेंट करके ठीक करवाने के लिए गया था। ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। जब वो कंपनी पहुंचता है तो वहाँ लोग उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं और उसकी फोटो पर अंडे फेंकते हैं। हर न्यूज में उसकी ही बात हो रही होती है। उसके एम्प्लॉय भी उसकी बुराई कर रहे होते हैं। उसे याद आता है कि ह्वानजुन के सामने उसने अपनी दौलत और शोहरत का कितना घमंड दिखाया था। वो बड़बड़ाता है कि मेरी पूरी लाइफ की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। वो कुछ प्लानिंग करने लगता है। उधर बोर्ड मीटिंग में सांगजे कांगयोंग को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन दोनों जुड़वा के सामने वो टिक नहीं पाता। दोनों जुड़वा बोर्ड मेंबर्स से कांगयोंग को चेयरमैन के पद से हटाने की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि पापा ने एक्सीडेंट से पहले हमें कंपनी संभालने के लिए कहा था। सांगजे कहता है कि उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। जेस्योंग कहता है कि तुम बस एक नौकर हो, वो भला तुम्हें अपने सारे फैसले क्यों बताएंगे। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो शुरू होने वाली है और ह्वानजुन वहाँ पहुँच गया है। सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं। कांगयोंग स्टेज पर होता है। दोनों जुड़वा उसे बात करने के लिए अलग से चलने के लिए कहते हैं। तभी कांगयोंग माइक पर कहता है कि मैं यहाँ सबको सच बताने आया हूँ। जेग्योंग उसे रुकने के लिए कहती है। तभी वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट कांगयोंग ने किया था। ये सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। कांग कहता है कि वो ही असली गुनहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। चोइस्योंग और इन दोनों भाई बहन ने कुछ गलत नहीं किया है। उसकी बातें सुनकर बांग्योल दुखी हो जाती है। सामने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर कांगयोंग को अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट में उसके फादर की डेथ के बाद उसका भाई उसे सारी प्रेस के सामने व्हील चेयर से गिरा देता है और कहता है कि ये अपाहिज कंपनी क्या संभालेगा, इसे तो कंपनी भीख में मिली है। लेकिन उस दिन कांगयोंग अपने दम पर खुद खड़ा हुआ, जबकि डॉक्टर तक कह रहे थे कि वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सबसे वादा करता है कि मैं कंपनी को टॉप पर पहुंचाऊंगा। अब वो सोचता है कि कंपनी के लिए मैं खुद को 100 बार बलिदान कर सकता हूँ। दोनों जुड़वा स्टेज पर आकर सबसे माफी मांगते हैं। कांगयोंग के जाते ही बांग्योल भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सांगजे की नजर उस पर पड़ जाती है।
वो बाहर जाकर उसे रोकता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे भाई बहन से ये बात छुपा कर रखना, मैं आपको बाद में सब सच बता दूंगी। उसके जाने के बाद वो कहता है कि इसकी आंखें बिल्कुल चेयरमैन जैसी है। रात होने के बाद कांग योंग वानजुन के रूम पर पहुंचता है, जहां का सामान और नोट्स देखकर उसे वानजुन की मेहनत का अंदाजा लगता है। तभी एक कॉकरोच के आने से उसकी चीख निकल जाती है और वो डरकर भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल बॉडी में उसका पैर खराब था। तभी उसे अपनी छड़ी की याद आती है जो उसके हॉस्पिटल रूम में रहती है। वो छड़ी लेने जाता है। उधर दोनों जुड़वा उससे मिलना चाहते हैं। इससे पहले वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कांग योंग को एक स्पेशल इंजेक्शन देने आता है, लेकिन चोसुन के वहाँ होने पर वो इंजेक्शन वहीं छोड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो जे ग्योंग को मैसेज करके कांग योंग को इंजेक्शन देने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद कांग योंग छुपते छुपाते वहाँ पहुँचता है और छड़ी का ऊपरी हिस्सा ले लेता है। तभी दोनों जुड़वा के वहाँ आने पर वो छुप जाता है। जे ग्योंग अपने पापा को इंजेक्शन देने वाली होती ही है कि तभी वो होश में आ जाता है। अपनी बॉडी को होश में आता देखकर कांग योंग भी चौंक जाता है। जे ग्योंग अपने पापा का मुंह तकिए से दबा देती है। उसके ऐसा करने से कांग योंग का भी दम घुटने लगता है। जे स्योंग भी अपनी बहन की हेल्प करने लगता है। कांग योंग बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी फायर बटन दबा देता है। दोनों जुड़वा वहाँ से भाग जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर कांग योंग वहाँ से भाग जाता है। बांग योल अपने फादर से मिलने आ रही होती है। बाहर जाने पर कांग योंग बड़बड़ाता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, मुझे ये पता ही नहीं चलना चाहिए था। उसे अपने बच्चों की हरकतें देखकर रोना आ रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग योंग के परिवार को बताता है कि उसकी हालत सीरियस है, अब कुछ भी हो सकता है। कांग योंग की बहू बाहर जाकर किसी को कॉल करके ये बात बताती है। उधर कांग योंग सड़क के किनारे बैठकर रो रहा होता है। वो जेब से आंसू पोंछने के लिए एक नैपकिन निकालता है, लेकिन वो वही ब्लैंक चेक होता है जो उसने वानजुन को दिया था। वानजुन ने अमाउंट की जगह पर उसकी कंपनी मांगी होती है। कांग योंग बड़बड़ाता है कि मैंने कभी कोई चेक वापस नहीं लिया है, मैं तुम्हें पे जरूर करूँगा। इसके बाद वो दोनों जुड़वा के पास जाता है और उनसे सेटलमेंट के लिए कहता है। जे स्योंग कहता है कि तुम जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे। नेक्स्ट डे से कांग योंग चोइस्योंग ग्रुप का इंटर्न बनकर कंपनी ज्वाइन करता है। वहाँ वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा होता है। उसके कंपनी ज्वाइन करने की खबर पढ़कर बांग योंग को झटका लगता है। कंपनी में जाने पर कांग योंग अपने रूम को खाली होते देखता है। कांग जे उससे मिलता है। वो पूछता है कि तुमने कंपनी क्यों ज्वाइन की। कांग कहता है कि अभी आप मुझे समझ नहीं पाओगे, मैं भी आपकी तरह चेयरमैन की परवाह करता हूँ, आप खुद आकर मेरी हेल्प करोगे। उसका एटीट्यूड देखकर सांगजे को चेयरमैन की याद आती है। जिस टीम में कांग योंग को भेजा जाता है वो टीम बिल्कुल खुश नहीं होती। फिर भी उनका लीडर पूरी टीम को समझाता है। वो पूछता है कि नए इंटर्न की हेल्प कौन करेगा। बांग योल हेल्प के लिए आगे आती है। थोड़ी देर बाद कांग योंग वहाँ आता है और एटीट्यूड दिखाने लगता है। बांग योल उसके पास जाती है और उसे हड़काते हुए कहती है कि एक इंटर्न की तरह बिहेव करो। वो कहता है कि तुम तो चेयरमैन की बेटी हो। बांग योल उसका मुंह पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को ये मत कहना कि मैं चेयरमैन की बेटी हूँ, मेरा नाम केसी है। कांग योंग कहता है कि तुम भी मेरे करीब होने का नाटक मत करना। बांग योल बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू करती है। शाम को सबके जाने के बाद कांग योंग ऑफिस में रुका होता है। वो अपनी ओरिजिनल आईडी में लॉगिन करता है और ग्रुप की इम्पोर्टेंट फाइल कॉपी करता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ के सीसीटीवी और सिक्योरिटी को वो पहले ही ऑफ कर चुका होता है। अपने सीक्रेट रूम में जाकर वो कैश गोल्ड उठाता है और होटल कार्ड भी ले जाता है और इसके बाद वो टॉप होटल में जाकर रहने लगता है। अपने लिए वो टॉप ब्रांड के कपड़े, घड़ी, फोन सब मंगाता है। दूसरी तरफ बांग योल अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रही होती है। वहाँ वो छुपकर उन्हें बात करते सुनती है। वो लोग 3 कंपनियों का नाम लेते हैं। बांग योल सोचती है कि आखिर ये कंपनियां कौन सी हैं। नेक्स्ट डे कांग योंग हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो एक नर्स को खूब सारा कैश देकर अपनी ओरिजिनल बॉडी के बारे में पूछता है। वो नर्स कहती है कि चेयरमैन की बॉडी और दिमाग दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कब होश में आएंगे। कांग योंग नर्स को सांगजे की फोटो दिखाते हुए कुछ देने के लिए कहता है। सांगजे के आने पर नर्स उसे एक नोट देते हुए कहती है कि चेयरमैन को थोड़ी देर के लिए होश आया था, उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा था। नोट पढ़कर वो चौंक जाता है। इसके बाद कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। कांग योंग अपनी रिपोर्ट्स पढ़ने आता है। उसे देखकर जे स्योंग अपनी टीम के साथ जाने लगता है। तभी बांग योल उसे रुकने के लिए कहती है। उसे वहाँ देखकर जे स्योंग चौंक जाता है।
कांग योंग भी उसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाता है। बांग योल रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगती है। कांग योंग उससे माइक छीनकर 3 कंपनियों का नाम लेकर कहता है कि इनके साथ बिजनेस बंद कर देने से हमारा प्रॉफिट 30 बिलियन वॉन बढ़ जाएगा। ये सुनकर जेसियोंग चौंक जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। बांग योल को याद आता है कि इन्हीं 3 कंपनियों के बारे में उसने छुपकर सुना था। वो कांग योंग से उन कंपनियों के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो तीनों कंपनियां टैक्स चोरी करती है। हमारी कंपनी उनके बिना ही अच्छी है। ये वही कंपनियां होती है जिनमें जेसियोंग ने घोटाला किया होता है। वो अपने ऑफिस में अपने लोगों पर चिल्ला रहा होता है। उधर सांगजे सबकी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जेसियोंग जेग्योंग को बताता है कि बांग योल ने कंपनी ज्वाइन कर ली है। तभी सांगजे कहता है कि मैंने यहाँ सबको चेयरमैन का मैसेज देने के लिए बुलाया है। उन्हें थोड़ा होश आया था और उन्होंने एक लेटर लिखा है। वो लेटर पढ़कर सबको बताता है। उसमें लिखा होता है कि चेयरमैन की उत्तराधिकारी की रेस कैंसिल हो रही है। अब पूरी कंपनी में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। जब तक मैं लौटता हूँ तब तक सांगजे एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। ये सुनकर दोनों जुड़वा भड़क जाते हैं। जेसियोंग कहता है कि क्या तुमने ये लेटर लिखा है? सांगजे उन्हें कांग योंग की हैंड राइटिंग के प्रूफ दिखाता है। जेग्योंग कहती है कि हम उन्हें चेयरमैन की पोस्ट से हटा चुके हैं। उन्हें अब कोई हक नहीं है। सांगजे पूछता है कि फिर तुम में से चेयरमैन अब कौन बनेगा? दोनों जवाब नहीं दे पाते। तभी कांग योंग आकर पूछता है कि क्या मैं भी चेयरमैन बनने के लायक हूँ? आगे हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद बांग योल लोगों को बातें करते सुनती है। वो कहते हैं कि ह्वानजुन पागल हो गया है जो वो चेयरमैन बनने की बात कर रहा है। तभी जेग्योंग उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उधर जेसियोंग कांग योंग को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है कि तुमने पहले तो वहाँ मीटिंग में बकवास करी और अब यहाँ आकर शुरू हो गए। कांग योंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं मीटिंग के बाद अपने ऑफिस में चला गया था और अब मुझे सीधा यहाँ होश आ रहा है। शायद एक्सीडेंट की वजह से ये हो रहा है। जेसियोंग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? वो कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वो तीनों कंपनियों के नाम लेते हुए कहता है कि मैंने इनके बारे में रिसर्च करी है। उसकी बात सुनकर जेसियोंग टेंशन में आ जाता है कि कहीं इसे कुछ पता तो नहीं है। लेकिन जब वो कहता है कि उन कंपनियों के साथ बिजनेस ना करके ही हमें ज्यादा फायदा है, तब जाकर जेसियोंग चैन की सांस लेता है। कांग योंग उसके ज्यादा करीब होने का नाटक करने लगता है और सोचता है कि मैं तुमसे 300 बिलियन वापस चुराने आया हूँ। जेसियोंग ऑफिस में जाता है तो उसके खास लोग बताते हैं कि उन कंपनियों के बारे में कहीं से भी कोई खबर लीक नहीं हुई है। जेसियोंग उन्हें जल्दी से सब चुपचाप निपटाने के लिए कहता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे कहती है कि आपकी बहन ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों भाई बहनों को एक साथ देखते हैं। जेसियोंग बांग योल को कंपनी छोड़कर जाने के लिए कहता है। जेग्योंग कहती है कि ये बड़ी मेहनत से सारे छोटे मोटे काम कर रही है। बांग योल कहती है कि क्या मैं यहाँ काम नहीं कर सकती? मैं यूएसए में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी मॉम के पास रहना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। जेग्योंग कहती है कि अगर ऐसा है तो पापा ने जो जमीन और बिल्डिंग तुम्हें दी है तुम वो मेरे नाम कर दो। बांग योल आसानी से हाँ कह देती है और पूछती है कि क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ। जेग्योंग कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ही तुम वापस आ सकती हो। इसके बाद जेग्योंग उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती है। जेसियोंग कहता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो रही हो? उसकी मॉम तुम्हारी फेवरेट नौकरानी थी। वो कहती है कि मॉम के मरने के 1 साल के अंदर ही उसने घर पर कब्जा कर लिया। पापा और उसका अफेयर माँ के मरने से पहले ही चल रहा था। मैं उन दोनों माँ बेटी को एक कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। जेसियोंग हाँ कहता है। दूसरी तरफ बांग योल अपनी मॉम को बताती है कि दोनों जुड़वा ने मुझे घर आने के लिए हाँ बोल दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। अपनी वाइफ के बारे में सुनकर कांग योंग भी इमोशनल हो जाता है। अपनी सारी प्रॉपर्टी खोकर बांग योल भी दुखी होती है। जैसे ही वो मुड़ती है तो कांग योंग को अपने ठीक पीछे देखकर वो डर जाती है। कांग योंग कहता है कि उन्होंने फ्री में तो तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा। तुमने उन्हें क्या दिया? वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद कांग योंग कहता है कि ये पागल लड़की है। आखिर इसने कंपनी क्यों ज्वाइन करी? बांग योल कंपनी में अलग अलग काम करते हुए कान लगाकर सारी बातें सुनती है और नोट्स बनाती रहती है। कांग योंग उस पर नजर रखता है। वो कहता है कि ये काफी मेहनती है, लेकिन बांग योल को शक हो जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कांग योंग सोचता है कि मुझे भी एक कार ले लेनी चाहिए। वो देखता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। वो दोबारा से अपने सीक्रेट रूम में जाकर खूब सारा कैश और गोल्ड उठाता है। तभी किसी की आहट सुनकर वो बाहर जाता है।
पीछे से बांग्योल उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने यहाँ का कोड कैसे तोड़ा? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम दोनों जुड़वा में से किसके जासूस हो? कांग्योंग कहता है कि मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे छोड़ तो दो। छत में जाकर सारे पैसे देखकर बांग्योंग पुलिस को कॉल करने वाली होती है। कांग्योंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ का कोड और सेफ का नंबर दिया था, वरना मैं यहाँ अंदर कैसे आता? बांग्योल कहती है कि तुम उनकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। वो कहता है कि मेरा पैर और करियर खराब करने वाले वो दोनों जुड़वा हैं। चेयरमैन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था कि मैं सारे दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलवाऊं। बांग्योल कहती है कि तुमने ही मेरे डैड को झूठे केस में फंसाया। पुलिस के पास जाकर सब सच बताओ, तब मुझे तुम पर यकीन होगा। वो कहता है कि बिना सबूत के कौन मेरी बात मानेगा? बांग्योल कहती है कि फिर तुम सबूत ढूंढो और सबको विश्वास दिलाओ। कांग्योंग कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम दोनों जुड़वा पर वार करना चाहती हो और कोमा में पड़े अपने पापा के सामने खुद को प्रूफ करना चाहती हो। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम अपने पापा को प्रूफ करना चाहती हो कि वो गलत थे। तुम प्रूफ करना चाहती हो कि तुम उन दोनों से बेहतर हो। बांग्योल उसे पंच मारते हुए कहती है कि दोबारा ये बकवास मत करना। वो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उन दोनों को तुम्हारा सारा प्लान बता दूंगा और फिर तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगी? चेयरमैन ने कसम खाई है कि वो कंपनी उन दोनों को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने मुझे उन दोनों से घोटाले वाले पैसे वापस निकालने के लिए कहा है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। बांग्योल पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो? कांग्योंग कहता है कि मैंने मीटिंग में ऑलरेडी एक बम फोड़ दिया है, अब वो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बाद में बांग्योल सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे वो घर जाती है। वहाँ उसे देखकर केवल जे ग्योंग का पति खुश होता है। बाकी लोगों के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं होती। बांग्योल की मॉम भी उसके आने से बहुत खुश होती है। उधर ऑफिस में सबके पास ये मैसेज पहुँचता है कि कोई भी चेयरमैन बन सकता है। सांगचे अब एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम करने लगता है। वो चेयरमैन की कुर्सी के सामने आकर कहता है कि आप जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओ, तब तक मैं कंपनी और इस कुर्सी का ध्यान आपके लिए रखूंगा। उसे पता चलता है कि मैनेजर चांग विदेश भाग गया है। वो उसे पकड़ने के लिए अपने लोग भेज देता है। कांग्योंग और बांग्योल दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। बांग्योल कहती है कि तुम प्रूफ कैसे करोगे कि तुम जे सियोंग को हराओगे? दोनों देखते हैं कि जे सियोंग के साथ कुछ लोग होते हैं। कांग्योंग कहता है कि अब खेल शुरू हो चुका है। जब वो दोनों ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता। पूछने पर पता चलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग फिर से एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तभी कांग्योंग सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल लगाता है और उन्हें धमकाते हुए पेपर भेजने के लिए कहता है। दोनों तरफ गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। सब उसे घूरने लगते हैं। तब मैनेजर उसे डांटता है तो वो पूछता है कि क्या यहाँ काम करने वाले लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से कम हैं? क्या तुम लोग उनके भरोसे बैठे रहोगे? चेयरमैन की नजरों में हम सब बराबर हैं। वो मैनेजर को अलग से ले जाकर बात करता है और उसे खुलकर सेल्स डिपार्टमेंट से लड़ने के लिए कहता है। मैनेजर चुपचाप काम करने वाला आदमी होता है। तभी सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी आकर मैनेजर की बुराई करने लगता है। पीछे से मैनेजर आकर उसे खूब सुनाता है। अब उसका माथा ठनक जाता है और वो सेल्स डिपार्टमेंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो सीनियर के पास जाकर अपनी बात रखता है। सीनियर कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया तो नहीं है। इसके बाद कांग्योंग वहाँ आता है और अपना आइडिया बताता है। उसकी बातें सुनकर सीनियर को तीनों कंपनियों के बारे में याद आता है। वो उनको सेल्स टीम से लड़ने की इजाजत दे देता है। बाहर आकर बेचारा मैनेजर बेहोश हो जाता है। बांग्योल कांग्योंग को बताती है कि मैनेजर पहले ऑडिट टीम का हेड था। उसी ने जे सियोंग के विदेश में खरीदी प्रॉपर्टी के फ्रॉड को पकड़ा था, लेकिन उसे डिमोट कर दिया गया। ये सारी चेयरमैन की गलती है। जे सियोंग को बचाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की बलि दी होगी। तभी कांग्योंग को आंटी की कॉल आती है कि उसकी दादी उससे मिलने के लिए यहाँ से अपने आप ही निकल गई है। वो कहता है कि मेरी कोई दादी नहीं है। तब उसे याद आता है कि ह्वानजुन की एक दादी है। आंटी कहती है कि बस वहाँ आने वाली होगी। कांग्योंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पीछे से मैनेजर उसे मारते हुए दादी के पास जाने के लिए कहता है। बाहर कांग को कोई टैक्सी नहीं मिलती। बांग्योल उसे अपनी गाड़ी में चलने के लिए कहती है। उधर ली जे सियोंग को बताता है कि मैनेजमेंट वालों ने सेल्स वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कहीं जे ग्योंग तो ये नहीं करवा रही है। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है। ली कहता है कि शेयर्स के लिए जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। हमें अपने सारे फंड यहाँ मंगवा लेने चाहिए। हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि जो करना है करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ली किसी को मैसेज करके ये बताता है। उधर नायून और उसके फादर बैठकर जे सियोंग का वेट कर रहे होते हैं।
नायून जेस्योंग की वाइफ है। वो अपने पति का यूज करके अपने पापा का फायदा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जेस्योंग आता है और वो दोनों ही उसे बड़े प्यार से बातें करने लगते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि जब तुम चेयरमैन बन जाओगे तो हम दोनों की कंपनी मिलकर कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। जेक्योंग अपने भाई की हर हरकत पर नजर रखे होती है। वो अपने पति से पापा के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जेक्योंग कहती है कि उन्हें जल्दी उठने मत देना। मेरे चेयरमैन बनने के लिए पापा की लाइफलाइन मेरे हाथों में रहना जरूरी है। उसका पति कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जेक्योंग उसे इमोशनल करते हुए अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। वो बेचारा मान जाता है। वो अपने पापा को देखकर सोचती है कि मेरी इजाजत के बिना आप मर भी नहीं सकते। दूसरी तरफ कांगयोंग बस स्टॉप पर पहुँचता है। एक लड़का उसकी दादी को उसके पास लेकर आता है, लेकिन दादी उसे पहचानने से मना कर देती है। वो आंटी को फोन करता है। आंटी बताती है कि उन्हें भूलने की बीमारी है, वो तुम्हें बस गेम यूनिफॉर्म में ही पहचानती है। ये सुनकर वो दादी के साथ आए लड़के को बाहर बुलाता है और उसे पैसे देकर उसकी टी शर्ट ले लेता है। लेकिन टी शर्ट पहनने में उसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उस टी शर्ट में पसीने की बदबू आ रही होती है। टी शर्ट पहनते ही उसकी दादी उसे पहचान लेती है। फिर उसकी दादी उसे फुटबॉल के बारे में पूछते हुए चिपकने लगती है और उसे किस करने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से दादी को अलग करता है। इसके बाद वो दादी को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाता है। उसकी दादी ने उसका हाथ पूरे टाइम पकड़ा होता है। बांग्योल कहती है कि तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत प्यार करती है, मेरे पापा ने तो कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे जबरदस्ती यूएसए भेज दिया था। कांगयोंग कहता है कि शायद उन्होंने तुम्हें जुड़वा से बचाने के लिए बाहर भेजा होगा। बांग्योल पूछती है कि तुम उनकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। कांगयोंग की दादी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। इसके बाद बांग्योल अपने पापा से मिलने जाती है। कांगयोंग नर्स से अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे दादी का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। वो नर्स से कहकर कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगवा देता है। वो उसे पैसा देते हुए कहता है कि जब भी बांग्योल चेयरमैन से मिलने आए तो उसे मिलने देना। नेक्स्ट डे वो अपनी टीम इकट्ठा करके एक जगह पर स्टोरेज चेक करने जाता है। वहाँ के लोग मैनेजर को चेक नहीं करने देते। मैनेजर वहाँ जबरदस्ती घुस जाता है। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है, लेकिन कांगयोंग और बांग्योल ली का पीछा कर रहे होते हैं। उसके पीछे जाकर उन्हें पता चलता है कि ली नाप्योंग से मिला हुआ है, जो कि जेस्योंग का ससुर है, और वो घोटाले के पैसों को हड़पना चाहता है। बांग्योल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कांगयोंग कहता है कि वो जेस्योंग को बेवकूफ बनाकर पूरी कंपनी हड़पना चाहता है। बांग्योल कहती है कि फिर तो हम उन्हें पकड़कर जेस्योंग को तुम्हारे एक्सीडेंट के केस में फंसाकर जेल भेज सकते हैं। वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना इसका सारा फायदा जेक्योंग को मिलेगा और वो चेयरमैन बन जाएगी। वो सोचता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी थी। बांग्योल पूछती है कि फिर हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम वो पैसे खुद हड़प लेंगे। वो ली का पीछा करना जारी रखता है। उधर जेस्योंग को ली पर शक हो जाता है। वो अपना अकाउंट चेक करता है तो वहाँ से सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं। वो अपने आदमियों को ली की तलाश में भेजता है। जेक्योंग को भी इसकी खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों से नाप्योंग के बारे में पता करने के लिए कहती है। उधर ली अपनी वाइफ से मिलता है और उसे पैसे देकर देश छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई उसकी कार रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में ली को हम नाप्योंग के पास खड़ा देखते हैं। ली उसे एक अकाउंट का नंबर और पासवर्ड देता है जिसमें पूरा पैसा रहता है। नाप्योंग उसे 1 साल के लिए दूसरे देश में रहने के लिए कहता है। ली को वो रुपए देकर भेज देता है। थोड़ी देर बाद ली की कार ब्लास्ट हो जाती है। कांगयोंग और बांग्योल ये देख लेते हैं। बांग्योल पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि नाप्योंग इस हद तक जाएगा, लेकिन इसमें उसका ही नुकसान है। ऐसा कहकर वो पीछे देखता है। पीछे ली खड़ा होता है। थोड़ी देर पहले कांगयोंग ली से मिला था। उसने ली को पहले ही आगाह कर दिया था और उसे नाप्योंग को QR कोड देने से मना कर दिया था। ली ऐसा ही करता है। वहाँ से निकलकर वो नाप्योंग का दिया पैसों से भरा बैग चेक करता है। उसमें बॉम्ब रहता है। ली वहाँ से भाग जाता है और वो मरने से बच जाता है। कांगयोंग उसे धमकाते हुए उससे घोटाले का पैसा मांगता है। ली उसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड और QR स्कैन सब दे देता है। कांगयोंग उसे इतना पैसा देता है कि वो जिंदगी भर आराम से खा सके। उसके जाने के बाद वो बांग्योल से पूछता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन आया। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। कांगयोंग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, चलो हम मिलकर उन दोनों से कंपनी वापस लेते हैं।
कहानी में आगे हम देखते हैं कि नाब्योंग पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन उसके पास QR कोड नहीं होता। उसका आदमी आकर बताता है कि कार में से ली की लाश नहीं मिली। नाब्योंग बहुत गुस्से में होता है। नायून कहती है कि मैं पता करती हूँ कि उसने अकेले ये किया या फिर जेसियोंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। नाब्योंग कहता है कि अपने पति को तुम बेवकूफ मत समझो, आखिर वो कांगयोंग का बेटा है। उधर बांग्योल कांगयोंग से कार लेकर अपने पास रख लेती है। वो पूछता है कि क्या अब हम पार्टनर हैं? बांग्योल कहती है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी। कांगयोंग खुश होते हुए सोचता है कि ये मेरी तरह ही शक्की है। उधर ऑफिस में पूरी टीम मैनेजर से शिकायत करती है कि दोनों जूनियर काम छोड़कर गायब हैं। तभी सीनियर वहां आकर उन्हें बताता है कि हमारी टीम जीत गई है, अब हमारे पास ज्यादा पावर है। वो सबको पार्टी पर चलने के लिए कहता है और कांगयोंग को स्पेशली लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कांगयोंग अपने रूम में ये सोचकर खुश होता है कि पैसे न मिलने पर नाब्योंग का फेस कैसे बन रहा होगा। तभी मैनेजर उसे कॉल करके जल्दी पार्टी के लिए बुलाता है। कांगयोंग मन मारकर पार्टी के लिए पहुंचता है। सीनियर उसे अपने पास बिठाता है और पार्टी शुरू करने के लिए कहता है। फिर सब ड्रिंक के लिए गिलास आगे करते हैं। सीनियर बांग्योल से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अच्छी ड्रिंक बनाती हो। उसकी बात सुनकर बांग्योल ड्रिंक बनाने लगती है। बाकी सब तो खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन कांगयोंग सोचता है कि इसने तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सीनियर बांग्योल से उसका गिलास भरने के लिए कहता है। ये सुनकर कांगयोंग सब पर भड़कते हुए तेज आवाज में बोलता है कि ये ही सबके गिलास भर रही है। क्या किसी ने इसका गिलास भरा? सबको अपने गिलास खुद भरने चाहिए। क्या इसने कंपनी सबके गिलास भरने के लिए ज्वाइन की है? मैनेजर बात संभालने की कोशिश करता है। बांग्योल भी उसका मुंह बंद करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी कांगयोंग सीनियर को ड्रिंक करने के लिए चैलेंज करता है। दोनों में बैट लग जाती है। सीनियर कहता है कि अगर मैं जीता तो सबको 3 बार और पार्टी करनी पड़ेगी। कांगयोंग कहता है कि अगर मैं जीता तो आगे से कोई पार्टी नहीं होगी, आप हम सबको कैश दे देना। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सीनियर सबको टीम चुनने के लिए कहता है। सब सीनियर को चुनते हैं क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर रहता है। कांगयोंग को याद आता है कि पहले भी सीनियर उससे ड्रिंकिंग में हारा था। दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं और सीनियर पीते पीते बेहोश हो जाता है। बांग्योल कांगयोंग को धक्का देते हुए कहती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो। पार्टी खत्म होने के बाद मैनेजर बहुत नशे में होता है। उसकी वाइफ विदेश में रहती है। बांग्योल उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। नेक्स्ट डे नाश्ते की खुशबू सूंघकर लार टपकते हुए मैनेजर की नींद खुलती है। बाहर जाकर वो देखता है कि एक आलीशान कमरे में उसके सामने कांगयोंग बैठा होता है। मैनेजर उसे कहता है कि मुझे पता है कि चेयरमैन से तुम्हें रिकवरी का बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन तुम्हें पैसा ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। आगे तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है। मेरे घर में एक कमरा खाली है, तुम वहाँ किराएदार बनकर रह सकते हो। उसकी बातें सुनकर कांगयोंग हंसने लगता है। कांगयोंग कहता है कि होटल का ये कमरा मेरा है। मैनेजर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कांगयोंग कहता है कि चोइसियोंग ग्रुप ने ये होटल बनाया है। होटल के मालिक ने चेयरमैन को ये स्पेशल कमरा दिया था। मैनेजर कहता है कि ये तो चेयरमैन का कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांगयोंग कहानी बनाते हुए कहता है कि मैं चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे पापा को तुम्हारे लिए बुरा लगा था क्योंकि उनकी वजह से तुम डिमोट हो गए थे। तुमने जेसियोंग का स्कैम ढूंढा था, जो कि आसान काम नहीं था। वो 100 बिलियन से ज्यादा का स्कैम था। मैनेजर कहता है कि ये तो केवल कुछ ही लोगों को पता है। कांगयोंग कहता है कि मेरे पापा को जेसियोंग को सजा न देने का पछतावा था। मैनेजर कहता है लेकिन तुम तो फुटबॉल खेलते हो और तुम्हारा नाम भी हवानजुन है। वो कहता है कि ये सब मेरा कवर है, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चल सकता। मैनेजर पूछता है कि फिर वो एक्सीडेंट और तुम दोनों का सिर टकराने का क्या सीन था? कांगयोंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है। कोमा में जाने से पहले मेरे पापा ने मुझे एक मिशन दिया था। मुझे दोनों जुड़वा को चेयरमैन बनने से रोकना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैनेजर रूम में रखे उसके कपड़े और रूम कार्ड देखता है। उसे कांगयोंग में फरिश्ता नजर आने लगता है। तभी होटल स्टाफ कांगयोंग की रिक्वेस्ट पर उसे 1 साल के लिए स्पेशल कार देते हैं। कांगयोंग उन्हें पूरे साल की पेमेंट और एक्स्ट्रा टिप देता है। फिर वो मैनेजर को साथ में ऑफिस चलने के लिए कहता है। नीचे कांगयोंग की कार देखकर मैनेजर कार का दीवाना हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी लॉटरी है। इतने सालों में मेरा कोई सहारा नहीं था, अब मुझे मेरा सुनहरा मौका मिल गया है। दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। बांग्योल दोनों को साथ में आते देखती है। जब वो कांगयोंग को डांटती है तो मैनेजर उसे टोक देता है। वो उसे सच बताने वाला होता है कि तभी कांगयोंग उसके पैर में मारकर उसे रोक देता है और उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है।
अंदर जाने पर वो देखते हैं कि ली को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ आई होती है। दोनों जुड़वा वहाँ आते हैं। पुलिस वाले जेसियोंग से बात करने के लिए कहते हैं। जुड़वा को देखकर बांग्योल कांगयोंग के पीछे छुप जाती है। वहाँ से जाते टाइम जेक्योंग कांगयोंग को घूरते हुए जाती है। कांगयोंग बांग्योल को छुपने के लिए डांटता है। वो कहती है कि मैंने उसकी नजरों से दूर रहने का वादा किया था। कांगयोंग कहता है कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। पुलिस वाले जेसियोंग से पूछताछ करके चले जाते हैं। कंपनी मीटिंग में ली के गायब होने पर सवाल उठते हैं और सारा प्रेशर जेसियोंग पर आ जाता है। उसका जो प्रोजेक्ट नापयोंग के साथ मिलकर चल रहा था वो भी खतरे में पड़ जाता है। मौके का फायदा उठाकर जेक्योंग भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है और कहती है कि सिरेन नाम की विदेशी कंपनी हम पर इन्वेस्ट कर रही है। मीटिंग के बाद जेसियोंग उससे कहता है कि सिरेन तुम्हारी कंपनी है जिसमें तुमने अपने घोटाले के पैसे रखे हैं। जेक्योंग कहती है कि क्या तुमने पैसों के लिए ली को मार दिया है। जेसियोंग कहता है कि ये तुम ही कर सकती हो। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुप रहो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। जेसियोंग सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि ली मेरा पैसा देख रहा था। उन दोनों को बाहर निकलता देख बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि शायद उन दोनों में लड़ाई हुई है। कांगयोंग कहता है कि हम जेक्योंग की मदद से जेसियोंग को हराएंगे। बांग्योल पूछती है कि क्या नापयोंग कुछ नहीं करेगा। वो पोर्ट प्रोजेक्ट की हेल्प से जेसियोंग को चेयरमैन बना देगा। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। कांगयोंग देखता है कि तेहा ग्रुप ने पोर्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया होता है। ये पढ़कर कांगयोंग का पारा चढ़ जाता है। उधर जेसियोंग अपनी सेक्रेटरी से सिरेन ग्रुप के बारे में पता करने के लिए कहता है। वो देखता है कि नायुन उससे मिलने आई होती है। वो बातें घुमा के ली के बारे में पूछती है, लेकिन ली का नाम सुनते ही जेसियोंग का खून खौलने लगता है। दूसरी तरफ मैनेजर कांगयोंग को बताता है कि पोर्ट प्रोजेक्ट 500 बिलियन का है। अगर तेहा प्रोजेक्ट ज्वाइन करता है तो जेसियोंग को केवल 200 बिलियन मिलेंगे। कांगयोंग कहता है कि उस बेवकूफ जेसियोंग को पता भी नहीं है कि नापयोंग उसे यूज कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। उसे याद आता है कि बांग्योल ने उसे एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए वो बांग्योल से पूछता है कि तुमने गैंगवॉन पोर्ट को क्यों चुना। बांग्योल उसे अपने रीजन बताती है। कांगयोंग अपनी आईडी में लॉगिन करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सिरेन जेक्योंग की ही कंपनी है। वो कुछ सोचकर जेक्योंग से मिलने जाता है और उसे बांग्योल का प्रपोजल दिखाता है। वो कहती है कि ये तो बस फाइलों में ही ठीक लग रहा है। कांगयोंग कहता है कि अगर जेसियोंग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो चेयरमैन बनने के करीब पहुंच जाएगा। अगर तुम ये वाला प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लेती हो तो तुम कुर्सी के नजदीक पहुंच जाओगी। वो कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो। कांगयोंग कहता है कि तुम रिस्क ले सकती हो। अगर मैं फेल हुआ तो मुझे फायर कर देना, लेकिन पहले मुझे एक बार के लिए अपना नाम यूज करने दो। इसके बाद वो बांग्योल को अपने साथ लेकर जाता है और गवर्नर के ऑफिस में जेक्योंग की टीम की तरफ से कॉल करता है। वो कहता है कि हमें गैंगवॉन पोर्ट के बारे में बात करनी है। वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। गवर्नर की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है। वो उसे अपना पूरा प्रोजेक्ट बताता है। इलेक्शन आने वाले होते हैं। उसे पता रहता है कि गवर्नर उसका प्लान जरूर मान लेगा। सेक्रेटरी कहती है कि मैं गवर्नर से बात करके जवाब दे दूंगी। दूसरी तरफ नापयोंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम उन दोनों भाई बहन के बीच में आग लगाओ, तभी हमारा फायदा होगा। इधर घर में सब जोसुन से नौकरानी जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। केवल जेक्योंग के पति को उसके लिए बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम जेसियोंग, नापयोंग और यूनच्योंग के मेयर को साथ में पार्टी करते देखते हैं। तीनों ही ली के भागने से परेशान होते हैं। पार्टी के बाद जेसियोंग पैसे और लड़की मेयर को गिफ्ट करता है, लेकिन उनकी सारी हरकतों पर मैनेजर नजर रखे होता है। वो छुपकर उनकी फोटोज खींच लेता है। उधर कांगयोंग बांग्योल को उसके घर छोड़ने जाता है। वो उससे उसकी मॉम के हालचाल पूछता है। तभी बांग्योल की मॉम बाहर आती है। वो कांगयोंग से कहती है कि मेरे हस्बैंड रेसिंग ट्रैक पर तेज गाड़ी चलाते थे, लेकिन रोड पर उन्होंने कभी गाड़ी तेज नहीं चलाई। वो कभी एक्सीडेंट नहीं कर सकते। क्या तुम श्योर हो कि उन्होंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया। बांग्योल अपनी मॉम को संभालती है। उसके जाने के बाद कांगयोंग कहता है कि तुम्हारा वजन इतना कम क्यों हो गया है, तुम काफी कुछ सह रही हो। अंदर जाने के बाद दोनों माँ बेटी खूब एंजॉय करती हैं। माँ के सोने के बाद बांग्योल घर की सफाई करती है। वहाँ सबके पसंद की खाने की लिस्ट लगाई होती है, जिसे पढ़कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अगली सुबह वो रेडीमेड सामान मंगाती है और सबको वैसे ही पकड़ा देती है। किसी को कोई फर्क पता नहीं चलता। उधर मैनेजर कांगयोंग को सारी फोटोज भेजता है। कांगयोंग उसे बुलाकर जेसियोंग और मेयर के बीच पैसों के लेन देन का पता करने का काम देता है।
वो उसे बैग भरकर पैसा देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। मैनेजर पूरी मेहनत से काम पर लग जाता है और फिर वो सारे सबूत ढूंढ लेता है। नेक्स्ट डे गैंगवॉन्ग के मेयर की सेक्रेटरी जे क्योंग से मिलने आती है और कहती है कि मेयर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मान गए हैं। कांगयोंग उसे कहता है कि हम मेयर को इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं और उन्होंने तुम्हें भेजा है, तुम पूरा बिजनेस प्लान बनाकर भेजो और बीच में रिश्वत खाने की सोचना भी मत। गवर्नर के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो, उन्हें जे क्योंग को प्रॉपर्ली थैंक्स कहना होगा। सेक्रेटरी चिढ़कर चली जाती है। जे क्योंग भी कांगयोंग पर भड़क जाती है। वो कहता है कि हमें पॉलिटिशियन से डरने की जरूरत नहीं है, हमें पैसा बनाने से मतलब है। जे क्योंग को याद आता है कि उसके पापा ने भी सेम बात बोली थी। कांगयोंग कहता है कि वैसे भी हम जीत चुके हैं। वो टीवी खोलता है, वहाँ यूनच्योन का मेयर अपना इस्तीफा दे रहा होता है। एक रात पहले कांगयोंग ने उसके फोन पर सारे सबूत भेजकर उसे चुपचाप इस्तीफा देने के लिए कहा था। मेयर आगे कभी पॉलिटिक्स में पार्ट लेने से भी मना कर देता है। ये खबर देखकर जेस्योंग उसे फोन करके उस पर चिल्लाता है। मेयर कहता है कि मुझे भी ये सब मजबूरी में करना पड़ा, उनके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं, तुम्हें जिंदगी भर मेरा एहसान चुकाना होगा। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे मीटिंग रूम में चलने के लिए कहती है। मीटिंग रूम में जे क्योंग अपने पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता रही होती है। जेस्योंग कहता है कि तुम मेरा प्रोजेक्ट छीन रही हो। वो कहती है कि मेयर के इस्तीफे के बाद वो प्रोजेक्ट अब डेड हो गया है। सारे बोर्ड मेंबर जे क्योंग के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। बाहर सब जे क्योंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जेस्योंग आकर उससे लड़ने लगता है। उसकी सेक्रेटरी आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर कांगयोंग और बांग्योल आपस में हाई फाई करते हैं और सांगजे उन्हें ऐसा करते देख लेता है। उसे कांगयोंग पर शक हो जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो चेयरमैन के होटल रूम में रह रहा है। रात को कांगयोंग बांग्योल को एक महंगे होटल में डिनर के लिए ले जाता है। वो उसे एक कागज देता है। ये वही प्रॉपर्टी के कागज रहते हैं जो जे क्योंग ने उससे छीन लिए थे। वो कहता है कि अब ये मेरे नाम पर हैं। मैंने उससे कमीशन के नाम पर ये ले लिए। बांग्योल कहती है कि उस जमीन की अभी कोई कीमत नहीं है। वो कहता है कि पोर्ट बनने के बाद वहाँ की कीमत बढ़ जाएगी। इसके बाद वो फोन पर बात करने चला जाता है। तभी बांग्योल की माँ वहाँ आती है। बांग्योल के पूछने पर वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे डिनर के लिए यहाँ बुलाया था, वैसे मैं तुम्हारे डैड के साथ यहाँ आती थी। बांग्योल देखती है कि कांगयोंग ने उसे मैसेज किया होता है कि तुम डिनर एंजॉय करो, मैंने पे कर दिया है। ये पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद कांगयोंग चुपके से अपने गैराज में जाता है और अपनी फेवरेट कार लेकर रेसिंग करने लगता है। रेसिंग के बाद वो खूब एक्साइटेड महसूस करने लगता है। तभी जे क्योंग अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कार से डर लगेगा, लेकिन तुम तो पागलों की तरह रेस कर रहे हो, इसलिए मैं लोगों पर भरोसा नहीं करती। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।